हमें इस वक्त ज्वाइन किया है काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब ने। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक बशीर चीमा साहब, आपने आज एक मिसाल कायम की, जो आपने माफ़ी मांगी। आप बड़े सीजनड सियासी कारकुन हैं और जो है वो हम आपसे वैसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन आपको सूझी क्या, मामला क्या था? मतलब आपको किस बात पर गुस्सा आया कि आप असेंबली फ्लोर छोड़कर उनके करीब गए और जाकर आपने उनके नज़दीक होकर कोई बात की? नहीं, ये बात तो यह है कि ऐसी कोई बात इस तरह से नहीं, बात जरूर हुई है लेकिन इस तरह से नहीं हुई जिस तरीके से आप सब लोग। और मैं स्पीच कर रहा था कि वो जो एड्रेस के ऊपर डिबेट हो रही थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे चल रहे थे। उससे पहले पीटीआई के आतिफ खान साहब हैं, एमएनए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए। हालांकि मैं प्रेसिडेंट की स्पीच पे एड्रेस करना चाह रहा था जिन पॉइंट्स को प्रेसिडेंट ने रेज किया, रिकंसिलिएशन, एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेन पॉलिसी, पार्लियामेंट को मजबूत करना, लेकिन इनके साथ साथ मुझे मजबूरन उन बातों का जवाब देना पड़ा जो आतिफ खान साहब ने किया कि भाई इसमें हमारा इतना कसूर है, आप लोगों का इतना कसूर है। अब देखें, जो छोटी पार्टी हैं हम जैसी, जो पीएमएलएन से नहीं है, जो पीपल्स पार्टी से नहीं है, जो पीटीआई से नहीं है, उन सबको आप ब्रैकेट नहीं कर सकते एक ही दायरे में कि आप सबको ब्रैकेट कर दो कि एक ही लाठी से सबको हाँक दो। तो मैं जब तकरीर कर रहा था, उनकी एलिगेशंस का जवाब दे रहा था, तो इस मोहतरमा ने, ये मेंबर है कौमी असेंबली की, डायरेक्टली इलेक्ट होकर आई है, तो इन्होंने एक दफा नहीं 2-3 दफा इन्होंने पीछे से आवाजें कसी और आवाजें भी इस तरह कसी जो कि असेंबली के रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप सुन सकती हैं, देख सकती हैं। और इन्होंने कहा कि आप इमरान खान की फिक्र छोड़ो, उसकी करप्शन की बात मत करो, अपने बेटे की फिक्र करो, उसका यूनिवर्सिटी वाले स्कैंडल की फिक्र करो। हालांकि देखें, एक चीज जिसका कोई सर हो, एक सहाफी है इकरारुल हसन, मैं आज भी कहता हूँ ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि उसने पैसे लेकर एक वीलॉग किया और मैंने उसके खिलाफ 3 दावे किए हुए हैं। आज तक अदालत, वो एक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा हुआ है कराची में, कराची की एक कोर्ट से उसने स्टे ऑर्डर लेकर वो छुपा हुआ है, वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। खैर, उसके ऊपर फिर मैंने जुडिशियल कमीशन बनवाया कि ये एलिगेशन लगा है, इलेक्शन सर पर हैं, ये हमारी शोहरत खराब करने का मुतरादिफ है। अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं आ रहा, मैं जीतता आ रहा हूँ। मैं ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाला एमएनए नहीं हूँ, मैं लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर आया हूँ। और यही बात मैंने बैरिस्टर गौर को भी कही, वो मेरे वकील रह चुके हैं, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। लेकिन जब ये इन्होंने कहा तो मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। और मैं देखे, ये तो आज बात हुई है ना, आइंदा भी अगर कोई मेरी फैमिली, मेरे बेटे, मेरे बच्चे या मेरे किसी ऐसे मामले में मुदाखलत करेंगे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा जवाब देने के लिए। नहीं, आप बिलाशुबा जवाब दें तारिक बशीर चीमा साहब, बिलाशुबा आप जवाब दें, ये आपका राइट है कि आप जवाब दें, आप इख्तिलाफ करें, ये आपका राइट है, लेकिन नाजेबा अल्फाज से अवॉइड करें क्योंकि आप लीडर्स हैं, कौम आपको जो है आपको देखे ना मोहतरमा, मेरी गुजारिश सुने ना, आपको किसने कहा कि मैंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए? ये आज सारा दिन पोर्ट्रेट यही होता रहा है, तो आप लोगों इसीलिए तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रोग्राम में शामिल किया। जो मर्जी आप पोर्ट्रेट कर दें, मैंने अपनी तकरीर में उनको ये कहा कि मुझे तकरीर खत्म कर लेने दो और मैं उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपके ज़हन में कोई बात है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका अवहाम दूर करूं, आपकी तकलीफ को मैं दूर करूं। उसके बाद मैं वहां से गया हूं, मैं अली मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, गौर खान मेरे दोस्त हैं, मैं उनके पास गया। उसके बाद मैं बाहर आ रहा था क्योंकि मुझे आज घर जाना था। और जब मैं करीब से गुजरा तो एक बड़ी ही अजीब सा उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आपका बेटा जो है वो आप उसका साथ दोगे। मैंने कहा टू हेल्प विद यू, और ये लोग तो आपको जानते हैं कि नहीं जानते, मैं आपको बहुत जानता हूँ। आई विल एक्सपोज योर पॉलिटिक्स, आई विल एक्सपोज यू। मैंने ये जरूर कहा आपने एग्जैक्टली ये अल्फाज इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली भाई, आप देख रहे, मैंने स्पीकर को 20 दफा चैलेंज किया है। ठीक, मैंने स्पीकर को चैलेंज किया कि अब वीडियो लगा कर देखो। तो फिर आपने माजरत किस बात पे की तारिक बशीर चीमा साहब? फिर माजरत किस बात पे करना पड़ेगा? एक और मेरी अब गुजारिश सुनिए, जब आपने मेरे से बात किया तो एक मुझे दे दें। जी बोलिए। एक औरत होने के नाते देखिए, आपको इख्तियार हासिल है कि औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए।
लेकिन औरत कार्ड खेलना जो है ना कि जी मैं क्योंकि औरत हूँ, मैं जो मर्जी कह लूँ, अगला आदमी चुप करे क्योंकि वो मर्द है, वो मेरे आगे नहीं बोल सकता, मैं जो गाली दूं, दूसरी बात करूं, एलिगेशन लगाऊं, उसका सत्यानाश कर दूं मैं रोग गोई का साथ लेते हुए। लेकिन इसके बावजूद मुझे स्पीकर साहब ने कहा कि ये हाउस की सैंक्टिटी का मामला है, आप मेहरबानी करें, आप बड़े हैं, वो छोटी है, आप उनसे कहें कि अगर आपकी दिल आजारी, ये एक सेंटेंस मैंने उनको कहा है, अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो आई फील सॉरी फॉर दैट, दैट्स इट। ठीक, उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। वो अपने घर में अपने घर और यहाँ पर चल रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं कुछ एक हटके एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। जी 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 बस वो ये है कि वो गंदम की जो इम्पोर्ट है उसका वो कह रहे हैं कि स्कैंडल है, और इसकी पहली समरी चूंकि आपने बतौर मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी उस वक्त मूव की थी उस कैबिनेट को, तो ये सर में क्या मामला क्या है, ये क्या स्कैंडल है? कैबिनेट को समरी नहीं जाती, कैबिनेट को समरी उस वक्त जाती है जब ईसीसी उसको मंजूर कर देती है, ईसीसी उसकी अप्रूवल दे देती है, फिर वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में चली जाती है और नेक्स्ट कैबिनेट का जो इजलास होता है उसमें वो पुटअप हो जाती है। अच्छा, हमें अब देखें गंदम इतना बड़ा अहम इशू है और मुझे नहीं समझ लग रही कि ये भी मीडिया के अंदर जो है ना वो प्रॉपरली देखें, इतना बड़ा इशू है, मीडिया को तो चाहिए कि इसमें किसानों का साथ दें। अब गंदम की इंपोर्ट कैसे होती है भाई? गंदम की इंपोर्ट इस तरह होती है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट नहीं करती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सूबे जो हैं वो अपनी डिमांड भेजते हैं, स्टेट भेजता है, पंजाब भेजता है, के बलूचिस्तान कि जी ये हमारी डिमांड है, हमारी गंदम शॉर्ट है, इतनी गंदम जो है खुदा ना खास्ता अगर गंदम पूरी न हुई तो हमारे पास बफर स्टॉक में इतनी गंदम मौजूद होनी चाहिए, तो हम वो इंपोर्ट करते हैं विद द अप्रूवल ऑफ ईसीसी एंड फाइनली विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट। जी ये सूबों की डिमांड आई है, हमने एक समरी भेजी, मैं उस मीटिंग में शामिल था, मुझसे ईसीसी ने पूछा कि आपके ख्याल में कितनी गंदम पड़ी हुई है स्टॉक में? मैंने कहा जी मेरे ख्याल में सफिशिएंट गंदम पड़ी हुई है, ये सूबों की डिमांड है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, वी आर फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे कितना आपने कहा था कि कितनी मंगवानी है, क्योंकि 35 लाख टन आई है ना। मेरी आप पहले गुजारिश सुन लेना भाई, वो समरी रिजेक्ट हो गई, मैंने उन्हें कहा कि 1 किलो मंगवानी है, मैंने उन्हें कहा कि 1 लाख किलो मंगवानी है। 10 लाख टन की समरी। द क्वेश्चन इज कि समरी जब रिजेक्ट हो जाती है ना, एक कानून है, रूल्स ऑफ बिजनेस है कि समरी डेफ्ट या रिजेक्ट हो जाए तो आधे घंटे के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर या ईसीसी समरी मंगवाती है तो मुतलका फेडरल सेक्रेटरी जो है वो फ्रेश समरी बनाकर भेजेगा। ठीक है, चीमा साहब अब वो समरी गई अनवारुल हक काफिर साहब दौर में, उसकी सेक्शन हुई अक्टूबर में, और उसके बाद देखें जो जुल्म हुआ है कि अभी सैंक्शन मिल रही है ईसीसी से और 1 हफ्ते के बाद जहाज लग जाता है कराची। ठीक, ये किसने ऑर्डर बुक करवाया था? वो तो टीसीपी को कहा था ना, तो प्राइवेट सेक्टर ले आया। चले ये बताएं, इसका चीमा साहब कुछ होगा, किसी तरफ लगेगी ये बात या ये ऐसे ही दफन हो जाएगा, मिट्टी पाव काम होगा? नहीं लगेगा ना, अगर नहीं लगेगा ना, एक भाई ध्यान में रखिए कि अगर किसान आपसे मरता है ना तो ये 3 साल मिनिमम 3 साल का साइकिल है, वो अगले साल गंदम देखें, ये बहुत बड़ा माफिया है। अब ठीक है, ये चीमा साहब हम ये पूरे इस मामले पर जो है वो अलग से प्रोग्राम रखेंगे और उस पर जो है वो आपको इनवाइट करेंगे, इस वक्त बिल्कुल अलग सेशन रखेंगे और इस पे हम डिटेल्ड बात करेंगे। बहुत चीमा साहब आज हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज तारिक बशीर चीमा साहब ने इस तमाम मामले को क्लैरिफाई कर दिया और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो मंजर आम पर ले आए हैं और उन्होंने ये कहा कि जो माफ़ी मांगी गई है वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर मांगी गई है। आप दोनों को भी मैं प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करूंगी और आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।